तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले बता दें कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्या है, ट्रांसफार्मर। इसके पहले हमने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं और फेस दिखा के अभी मैंने खाली एक ही वीडियो बनाया है, जो कि क्या है, फैराडे का नियम। एंड सेकेंड आपका है ये ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर को पढ़ाने से पहले ट्रांसफार्मर को पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले की जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके वो सारी वीडियोस देख के आए। तब आपको ऐसा नहीं है कि तब आपको ट्रांसफार्मर समझ में है, मतलब वो सभी देख लेंगे तो ये भी आप एक फ्लो में देख लेंगे, इसलिए हमने आपको बताया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़े हमसे और भी लोग 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या टॉपिक्स को पढ़ें। साथ ही साथ एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर सकते हैं जो भी आपका डाउट हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि क्या है, जानकारी नीट की। अब चलिए हम आपको बताते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर तो आपने देखा ही होगा, खासकर वो बच्चे जो गांव में होते हैं वो देखते होंगे कि उनके जो खेत वगैरह होते हैं वहां पे ज्यादा का ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं खंबे पे। तो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का डायग्राम लगा रहे हैं, आप ट्रांसफार्मर देख लीजिए। खंबे पे ट्रांसफार्मर ऐसा दिखता है, यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर देख रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का ऐसा डायग्राम, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्लेट्स लगी होती हैं उसका डायग्राम यहाँ पे है। दोनों डायग्राम में आप अंतर देखिए कि बाहर से जो दिख रहा है वो प्लेट जैसे दिख तो रही है, पर अंदर प्लेट आपको नहीं दिख रही है, और अंदर का जो प्लेट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक खुद से डायग्राम बना रखा है, जो कि क्या है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर आप देखिए, पहले इसमें प्राथमिक कुंडली है और द्वितीय कुंडली है। ट्रांसफार्मर बना किससे होता है ये बता दें। एक नर्म लोहे के दो क्रोड होते हैं जिसको धातु के तार से लपेट दिया जाता है, और इसमें एक अल्टरनेट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा डाली जाती है। अल्टरनेट करंट वो होता है जो कि आपके बोर्ड में होता है। बोर्ड में वो करंट है, ऐसा करंट नहीं कि आप छुएंगे और डायरेक्ट आपको तेज से करंट लगेगा। बोर्ड में वो करंट है जिसको छूने से आपकी इंस्टेंट मौत तो नहीं होती, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, अगर हम बात करें जो आपके जनित्र में यानी कि इंजन वगैरह में होता है धारा, वो कौन सी होती है, इंजन वगैरह में जो धारा होती है वो आपकी होती है डायरेक्ट करंट, यानी कि डिस्ट धारा। दुष्ट धारा नहीं, डिस्ट धारा। ठीक है, डिस्ट धारा ऐसी धारा होती है कि आप अगर उसको डायरेक्ट अगर आप उसके संपर्क में आए तो आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, एक कंट्रोल वे में आपके पास धारा आती है। ठीक है, इसीलिए आप उस धारा से बहुत ही आराम से बच जाते हैं, जो कि हमारे बोर्ड वगैरह में आती है या आपके घरों में जो धारा आती है वो। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर जो है ये विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा क्या होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को, यानी कि जो अल्टरनेट करंट या एसी करंट जो आपके बोर्ड में आपके घरों में आ रही है उसको कम या ज्यादा किया जाता है। आप स्टेबलाइजर जैसा समझ सकते हैं। जैसे कि आप अपने घरों में स्टेबलाइजर क्यों लगाते हैं कि जब लाइन आपके घर में तेज आती है तो आप स्टेबलाइजर्स में जाके जो उसका कटआउट होते हो तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो आपका जो करंट बहना वाला है, बहने की जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वैसे ही बिल्कुल ट्रांसफार्मर होता है। इसमें ये बड़े जो खंभे होते हैं वहां पे लगा होता है ताकि जो सभी गांव में या बहुत ज्यादा जगहों पे जो करंट को कंट्रोल करता है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर का कार्य यही है कि ट्रांसफार्मर विद्युत का क्या है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट की वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। यही ट्रांसफार्मर का कार्य है। अब ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। अब 1 नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के चले आएंगे। 1 नंबर का मतलब तुम क्या जानो। सिद्धांत देखो, सबसे पहले ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अन्योन प्रेरण क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन प्रेरण। अब ये अन्योन प्रेरण की जो घटना है आपको चलिए 3D वीडियो से समझाते हैं। 3D वीडियो हम इसी वीडियो में ऐड करने वाले हैं, आपको वहां पे हम 3D वीडियो में समझा देंगे अच्छे से। अल्टरनेट करंट इसलिए 3D वीडियो में समझा रहे हैं क्योंकि अल्टरनेट करंट कभी कभी 3 नंबर में भी डायग्राम के साथ पूछ लेता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसी वीडियो में 3D डायग्राम आपको समझाएंगे। ठीक है,
तो चलिए इस प्रक्रिया को 3D एनिमेशन से समझते हैं। तो इस 3D एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि दो मेटेलिक कॉइल्स एक दूसरे के सामने यानी कि रखे हुए हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों कॉइल्स में बहुत सारे फेरे लगे हुए हैं और फर्स्ट जो कॉइल्स है उसे हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती सोर्स से और एक स्विच से जोड़ देते हैं और दूसरे जो कुंडली है उसको हम अमीटर से जोड़ते हैं। अब हम जैसे ही पहले कुंडली में धारा को प्रवाहित करेंगे वैसे ही कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमने कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित किया है। इस वजह से क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो परिवर्तित हो जाता है और यह जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यह सेकेंड कॉइल से यानी कि द्वितीय कुंडली से भी पास होता है। अब फैराडे के प्रथम नियम से अब जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र पास होगा दूसरी कुंडली से वैसे ही दूसरे कुंडली में एक ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह जो ईएमएफ वोल्टेज उत्पन्न होता है ये क्या करता है, इस कुंडली में धारा को उत्पन्न करता है जिसे हम अमीटर से मापते हैं और यह पूरी जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। तो उम्मीद है आपको ये 3D डायग्राम जो है वो समझ में आई होगी। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि अल्टरनेट करंट क्या होता है। ठीक है, अल्टरनेट करंट यानी कि जो अन्योन प्रेरण होती है उसकी घटना ये होती है कि आप क्या करेंगे, कोई भी एक अल्टरनेट सोर्स लेंगे और उसके साथ एक स्विच को अटैच करेंगे। जैसे ही आप स्विच को अटैच करके एक कुंडली के साथ उसे जोड़ते हैं तो स्विच को ऑन करते ही वहां पे एक कुंडली में जैसे धारा जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय विभव या वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से एक कुंडली पे जो चार्ज है वो दूसरे कुंडली पे अपने आप ही चला जाता है और दूसरे कुंडली पे भी चार्ज दिखने लगती है, जिस वजह से एक कुंडली से दूसरे कुंडली पर जो चार्ज आने की प्रक्रिया है वही आपके अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। ये हो गया क्या, अन्योन प्रेरण। तो इसी अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आपका ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गई कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रांसफार्मर कभी भी डिस्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए कार्य नहीं करता, ये आपका हमेशा अल्टरनेट करंट के लिए कार्य करता है। ऐसा नहीं कि आप जनरेटर में जाके स्टेबलाइजर लगाए, कभी नहीं, आपने देखा भी नहीं होगा ऐसा कि जनरेटर में आप स्टेबलाइजर से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट देता है। अब डायरेक्ट करंट वो देता है। अब आप प्रत्यावर्ती धारा यानी कि जो आपके घरों में जो सप्लाई वगैरह है, बिजली वगैरह है, जहां जहां लाइट वगैरह है, उसके लिए आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं क्योंकि वो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट है। तो वही यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि यह यानी कि जो ट्रांसफार्मर है केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है। कभी भी ट्रांसफार्मर आपका याद रखें डायरेक्ट करंट के लिए या डिस्ट धारा के लिए काम नहीं करता है। इतनी चीज क्लियर है, यानी यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है, डिस्ट धारा के लिए कभी काम नहीं करता। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं? ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं जो कि किसके आधार पर है, उनके कार्य के आधार पर। यानी कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसफार्मर आएगा जो क्या करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि उच्चयी ट्रांसफार्मर। यानी ये क्या करेगा, ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि निम्न प्रत्यावर्ती धारा यानी कि जो बहुत कम आपके घर पे लाइट आती है उसको ज्यादा करने का कार्य करेगा। यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जो कम आने वाले लाइन को क्या कर दे, ज्यादा कर दे, ऐसे ट्रांसफार्मर या ऐसे ट्रांसफार्मर में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदल देता है। यानी कि उच्चयी ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने जो ये क्या लिख रखा है कि इसका कार्य क्या है, उच्चयी ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है कि ये निम्न यानी कि जो लो वोल्टेज करंट को हाई वोल्टेज करंट में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। लो वोल्टेज करंट को हाई वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करने का जो कार्य है, लो वोल्टेज का जो करंट है उसको हाई वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करने का जो कार्य है वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है, यानी कि उच्चयी ट्रांसफार्मर करता है। अब यहाँ पे वही चीजें हमने लिख रखी है। यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर सबसे पहले देखें, इसमें हमने ये प्राथमिक कुंडली लगा रखी है। उसी प्राथमिक कुंडली में हमने क्या लगाया हुआ है, एक अल्टरनेट सोर्स लगा दिया है, यानी एक प्रत्यावर्ती
धारा देने के लिए हमने एक अल्टरनेट सोर्स लगाया हुआ है। अब जैसे ही हम अल्टरनेट सोर्स लगाएंगे और इस कुंडली पर एक तार, तांबे की तार को लपेटेंगे, तो ये जो धारा है वो पूरे ट्रांसफार्मर में चलने लगेगी, जिस वजह से आपका ये जो बीच में जो धारा दिख रही है वो भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी ट्रांसफार्मर में हमने आपका द्वितीयक कुंडली भी लगा रखी है। अब इसे हमने एस क्यों नाम दिया है? एस यानी कि सेकेंडरी कॉइल यानी कुंडली, द्वितीयक कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल, और ये आपका क्या है? प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी कॉइल। ठीक, तो इसे हमने पी शॉर्ट में लिख दिया है, पी और एस आप समझ जाएंगे। एस मतलब द्वितीय कुंडली और पी मतलब प्राइमरी कुंडली। तो यहाँ पे देखा जाए जो आपका एन एस है ये हमेशा ज्यादा होगा किससे? एनपी से। एन क्या है? कैपिटल एन आपका दर्शाता है, इस कैपिटल एन क्या दर्शाता है? जो आपका वोल्टेज की संख्या दर्शाता है, यानी कि प्राइमरी या सेकेंडरी कुंडली की जो संख्या है या सेकेंडरी कुंडली में बहने वाली जो धारा की संख्या है वो हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? प्राइमरी कुंडली में बहने वाली जो धारा है उसकी संख्या से। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ये हमने इसीलिए लिख रखा है। एनएस का मतलब क्या है कि इस द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा प्राथमिक कुंडली के में बहने वाली धारा से अधिक है। कब? जब आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, यानी कि उच्च ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो जो निम्न धारा है, कम धारा को ज्यादा धारा यानी कि ज्यादा लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, कम इलेक्ट्रिक करंट को या कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से आपका ये जो उच्च ट्रांसफार्मर है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसका दूसरा टाइप, जो कि क्या है? अपचयी ट्रांसफार्मर। अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है? बात करते हैं अपचयी ट्रांसफार्मर की। तो ये क्या करता है? जो आपका हाई वोल्टेज करंट होता है या हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक आपके घर में आती है उसको लो करने का कार्य किसका होता है? उसको लो करने का कार्य होता है अपचयी ट्रांसफार्मर का। ये क्या होता है? यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज या एसी करंट। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मतलब क्या होता है? एसी करंट। अब एसी करंट जो आपका हाई आ रहा है उसको लो करने का कार्य किसका है? अपचयी ट्रांसफार्मर की। यानी इसमें जो प्राथमिक कुंडली में बह रही धाराओं की संख्या है वो अधिक हो जाएगी द्वितीय कुंडली में बह रही धाराओं की संख्या से। तो ये जस्ट पहले वाले के उल्टा हो जाएगा। जस्ट पहले वाले का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें आपको क्लियर है। ट्रांसफार्मर क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, अपचयी ट्रांसफार्मर क्या है, उपचयी ट्रांसफार्मर क्या है, तो इतनी चीजें आपने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं इसकी बनावट की। तो अब इसका हम बनावट और कार्यविधि आपको समझाएंगे। तो अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का बनावट कैसे होता है और उसकी कार्यविधि क्या होती है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की बनावट देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि आप बहुत ही आसानी से पढ़ सके। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर का जो बनावट है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर बनाने के लिए नर्म लोहों की पत्तियों को एक के ऊपर एक क्या करते हैं? इस तरह से रखते जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों हम नर्म लोहे की ही पत्ती को एक के ऊपर एक रख रहे हैं? पूछ तो रहे होंगे, अब दिमाग अगर होगा तो पूछेंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। ठीक, तो ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं कि हम नर्म लोहों की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार क्या करते हैं? पटलित यानी कि एक के ऊपर एक पट करके रख रहे हैं, तो पटलित क्रोड बनाते हैं। तथा इन क्रोडों में देखिए जो क्रोड बने हैं, इन क्रोडों में हमने क्या किया है? एक तांबे का तार या तांबे के तार को लपेटकर दो अलग अलग क्या कर ली? कुंडली बना ली। पहला ये कुंडली बन गया, दूसरा ये कुंडली बन गया। तो हमने क्या किया? सबसे पहले कई सारे नर्म लोहे लिए, एक के ऊपर एक रख दिया और उस पे कुंडली से तांबे के तार से या कुंडली से जोड़ दिया, जिस वजह से दो अलग अलग कुंडलियां क्या हुई? बन के तैयार हो गई, जिस वजह से लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनती हैं। और हम क्या करेंगे? जो प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली को हम क्या करेंगे? एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत यानी कि अल्टरनेट करंट स्रोत से जोड़ दिया है, जो कि इस तरह से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हमने क्या किया? प्राथमिक क्रोड या प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया है। ये आपका क्या है? सीधे सीधे एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसफार्मर का बनावट है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो क्रियाविधि है या ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है। तो हमने पहले ही बता दिया कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण या
म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब वही म्यूचुअल इंडक्शन हमने जो आपको समझाया था वो यहाँ पे लिख देंगे और आपका ट्रांसफार्मर का जो कार्य विधि है वो कंप्लीट होगा। लेकिन अभी ट्रांसफार्मर के कार्य विधि में हम आपको इसको डिराइव करके बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की कार्य विधि समझे। वही अन्योन्य प्रेरक की जो हमने घटना बताई वही हमने लिखा है। देखिए कि ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि क्या है कि जब प्राथमिक कुंडली को हमने क्या लिया, जब प्राथमिक कुंडली को हमने ये प्रत्यावर्ती स्रोत से या अल्टरनेट सोर्स से जोड़ा है, तो जोड़ते ही क्या होगी, इस पूरे कुंडली में सबसे पहले प्राथमिक कुंडली को देखें, इस कुंडली को ना देखें। प्राथमिक कुंडली में, पूरे कुंडली में क्या होगा, धारा यानी कि एक करंट प्रवाहित होगा, जिसकी वजह से जो आपकी प्रारंभिक कुंडली है इसमें क्या होगी, एक चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी जब आप देखेंगे, जैसे ही हम प्राथमिक कुंडली में एक अल्टरनेट सोर्स जोड़ेंगे, जिस वजह से क्या होगा, इस प्राथमिक कुंडली में धारा उत्पन्न होगी और इसी वजह से इसी प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। और आप जानते हैं कि अन्योन्य प्रेरण में जब भी हम धारा देते हैं तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिस वजह से जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, इसके कारण से इसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, यानी कि इस जो रोड है इसमें से बहुत सारी इस तरह से बल रेखाएं निकलेंगी जो कि दूसरे रोड यानी कि दूसरे कुंडली पे भी जाएंगी, जिस वजह से क्या होगा, जिस कारण द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा और उसमें भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण उसमें भी क्या होगी, बल रेखाएं निकलेंगी और पूरे दोनों कुंडली में बल का या कह सकते हैं धारा का प्रवाह होगा। ये आपको अन्योन्य प्रेरण की जो घटना थी वही आपको इसके कार्य विधि में लिखनी है। अब इसके कार्य विधि में हम देखेंगे कि फैराडे के नियम से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे। उम्मीद है आपने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कार्य विधि में ही हम इस ट्रांसफार्मर में जो फैराडे के नियम से लगने वाला न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूला आने वाला है वो डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्य विधि में लिखेंगे कि फैराडे के नियम से, और आप तो जानते ही होंगे फैराडे का नियम, इसके पहले ही हमने पढ़ाया है, वो इससे रिलेटेड है। यानी कि आप फैराडे का नियम अगर पढ़ेंगे तो ही आपको ट्रांसफार्मर समझ में आएगा। तो पहले आप जाके फैराडे का नियम देख लें, अगर नहीं देखा है तो। अगर देखा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फैराडे के नियम से हम बताएंगे कि पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस प्राथमिक कुंडली में वैद्युत वाहक बल निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राथमिक कुंडली में लगने वाला वैद्युत वाहक बल। अब प्राथमिक कुंडली में लगने वाला वैद्युत वाहक बल क्या होता है, तो ये होता है आपका EP यानी स्मॉल e और नीचे P। ये P आपको हमने पहले बताया प्राथमिक कुंडली को दर्शा रहा है, और अगर हमने S का प्रयोग किया है तो समझ लेंगे कि द्वितीय कुंडली को हम बता रहे हैं। तो E क्या हो गया आपका, वैद्युत वाहक बल को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो EP बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा आपका -NP, नंबर ऑफ प्राथमिक कुंडली में जो बहने वाली धाराएं हैं वो, नंबर ऑफ प्राथमिक कुंडली में जो बहने वाली धाराएं हैं वो, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, डेल फाई अपान डेल टी। अब डेल फाई अपान डेल टी कहां से आया, तो ये फैराडे के नियम से आया, जो कि आपका क्या होता है, EP बराबर -डेल फाई अपान डेल टी होता है। बस हमने क्या किया है, नंबर ऑफ कुंडली में बह रहे जो प्रारंभिक कुंडली में बह रहे जो धाराएं हैं उनको हमने यहाँ पे ऐड किया है माइनस लगा के, और कुछ ऐड नहीं किया है, बाकी सारे फैराडे के ही नियम के फॉर्मूले हैं। तो ये आपका बन जाता है क्या, समीकरण फर्स्ट। अब इसी तरह से हम निकालेंगे क्या, द्वितीय कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी क्वाइल कुंडली, ओके, कुंडली में लगने वाला वैद्युत वाहक बल सेम ऐसे ही निकलेगा। बस कुछ नहीं करना है, जहां पे आपने EP लिखा है वहां पे आप लिखेंगे क्या, ES, क्या लिखेंगे, ES बराबर माइनस वही NP की जगह आप लिख देंगे NS, क्योंकि आप सेकेंडरी कुंडली के लिए सारी चीजें ले रहे हैं। बाकी आपका ये ऐसे ही रहेगा, जो कि क्या होगा, डेल फाई अपान
डेल फाई अपान हो जाएगा आपका डेल टी, और ये आपका हो गया समीकरण सेकंड। कुछ नहीं किया, प्राथमिक कुंडली के लिए वैद्युत वाहक बल E वैसे ही प्राथमिक है तो इसलिए P यानी कि प्राइमरी को दर्शा रहा है। नंबर ऑफ प्राइमरी कुंडली में बह रही धाराओं की संख्या N दर्शाती है, और P आपकी प्राइमरी कुंडली खुद दर्शा रही है। डेल फाई अपन डेल टी फैराडे के नियम से आया हुआ है। बाकी वैसे ही सेकेंडरी कुंडली के लिए हमने समीकरण बनाया। अब क्या करेंगे, प्राथमिक और सेकेंडरी जो दोनों समीकरण बन गया है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों को भाग करेंगे, जो मान निकल के आएगा वो आपका इस ट्रांसफार्मर के लिए न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे कि इसको भाग देंगे तो क्या करेंगे, समीकरण एक लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर तो जब इसका भाग देंगे तो क्या करेंगे, इस वाले पद को इस वाले पद के साथ भाग देंगे, यानी ई पी बटे पी, इतना ऊपर नहीं आप यहाँ पे लिखें ताकि प्राइमरी आपको नजर आए। ई पी बटे हो जाएगा ई एस बराबर माइनस एन पी ब्रैकेट में डेल फाई बटे डेल टी ब्रैकेट क्लोज, एंड पूरा वैसे ही नीचे एन एस बटे डेल फाई बटे डेल टी। हम अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं, केवल फॉर्मूला जैसे दिया है हमने, जैसे समीकरण बनाया सेम वही समीकरण लिख रहे हैं और कुछ नहीं। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट को बनाया जो कि क्या है, ईपी बराबर माइनस एनपी डेल पाई बटे डेल टी। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड जो है वो हमने वैसे लिख दिया। ईपी इधर था, इधर हमारे लेफ्ट हैंड के साइड, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड की तरफ लिख दिया बटे हुए करके, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं, और राइट हैंड का राइट हैंड के साइड लिख दिया। अब क्या इसमें क्या देखिए क्या कटने वाला है, तो डेल फाई टी, ये जो आपका है डेल फाई टी, इस डेल फाई टी से ये डेल फाई टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, और हाँ माइनस से माइनस भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस समीकरण में बच क्या रहा है, इस समीकरण में बच रहा है खाली आपका, इधर आपको लिख देते हैं, इधर आपका जो समीकरण ये लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईपी बटे ई एस बराबर माइनस भी हट गया, एनपी और एनएस भी हट गया, सॉरी ये डेल फाई और डेल टी भी हट गया, क्या बच गया, खाली बच गया आपका माइनस पी एनपी बटे एन एस। ये आपका जो समीकरण निकल के आया, ये आपके ट्रांसफार्मर की कार्यविधि का मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है, जो कि आपको आनी चाहिए, और ये न्यूमेरिकल्स में आपको काम आते हैं। किसमें, न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। ईपी क्या है आपका, पहले ही बता दिया कि वैद्युत वाहक बल है प्राथमिक कुंडली के लिए। ईएस आपका क्या है, ये भी बता देते हैं, सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली के लिए वैद्युत वाहक बल है। एनपी क्या है, एनपी आपका है प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धाराओं की संख्या, और एनएस आपका क्या है, सेकेंडरी कुंडली में बहने वाली धाराओं की संख्या। ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ। अब अगर हम देखें, अब आप पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके इसके आगे आपको बताती हूँ। तो ये आपका जो समीकरण आया था, यही आपका लास्ट में हमने समीकरण छोड़ के गए थे। अब इसके आगे आपको बताते हैं कि ये जो समीकरण है ये ट्रांसफार्मर के कार्यविधि में न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट समीकरण है। ठीक, अब क्या देखेंगे कि अगर एक आदर्श समीकरण हो तो उसके लिए शक्ति कैसे निकालेंगे। शक्ति भी आपको निकालने के लिए आता है, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा इस मामले से रिलेटेड क्वेश्चन, और ट्रांसफार्मर में शक्ति निकाला, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर की दक्षता को भी ज्ञात करना हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो भी पूछा जाता है, और हाँ दक्षता हमेशा परसेंटेज में निकाली जाती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, एक सेकेंड, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए शक्ति, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए शक्ति को निकालना, शक्ति कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको बता दें, जो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए हम शक्ति निकालते हैं उसके लिए हम कहते हैं निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, यानी आने वाली शक्ति जो आ रही है प्राथमिक कुंडली से निवेशी शक्ति, और जो जा रही है द्वितीय कुंडली से शक्ति, देन सेकेंडरी कुंडली से जो शक्ति जा रही है वो जा रही है आपकी निर्गत शक्ति। तो हम क्या करेंगे, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए हम करेंगे निवेशी शक्ति बराबर निवेशी शक्ति बराबर हो जाएगी आपके निर्गत शक्ति के। अब निवेशी शक्ति यानी कि जो ऐसी
पावर या ऐसा पावर जो कि कहां से आ रही है, प्राथमिक कुंडली से आ रही है, यानी प्रवेश कर रही है। प्रवेश करने को हम कहते हैं निवेश करना। और निर्गत यानी कि बाहर निकल रही है जो करंट, जो शक्ति, वो क्या है, निर्गत शक्ति। तो ये आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए शक्ति निकालने का फॉर्मूला है, ये आपको आनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए शक्ति कैसे निकालेंगे, तो आप निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक ही आपका ये फॉर्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति कैसे निकालते हैं ये देखें। शक्ति को यानी कि पावर को हम P से दर्शाते हैं, तो P लिखेंगे बड़ा सा। और चूंकि हम प्राथमिक के लिए ले रहे हैं पहले, तो क्या लिखेंगे, प्राइमरी के लिए प्राइमरी कुंडली यानी कि P बराबर पावर किसके लिए हो जाएगा, सेकेंडरी कुंडली से। क्योंकि देखिए प्राइमरी कुंडली से ही शक्ति क्या रही है, प्रवेश कर रही है, यानी कि P से क्या कर रही है, निवेश कर रही है। निवेश के लिए हमने देखो शक्ति के लिए लगाया P यानी पावर, फिर प्राइमरी से आ रही है निवेशी शक्ति यानी कि P लिखेंगे। और निर्गत शक्ति किससे जा रही है, आपकी सेकेंडरी कॉइल से या द्वितीय कुंडली से जा रही है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, P और S। P आपके पावर को दर्शा रहा है, यहाँ पे वो P नहीं है जो प्राथमिक कुंडली के लिए आप समझते थे, ये P है पावर के लिए। तो पावर के लिए P हो गया, और आपका ये क्या हो गया, S हो गया। ठीक है, S आपका क्या है, द्वितीय कुंडली है। आपको समझ में आई, ये आपका S क्या है, द्वितीय कुंडली है। तो ये जो हमने बराबर में निकाला हुआ है ये आपका फॉर्मूला है। अब आप जाने कि जो आपका पावर का फॉर्मूला होता है, यानी कि पावर P बराबर क्या होता है, पावर P बराबर आपका होता है V इंटू आई। V इंटू आई ये पावर का फॉर्मूला है, यानी कि आपके शक्ति का, नॉर्मल जो शक्ति है उसका फॉर्मूला है। अब जब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पहले तो V। अब P के लिए यानी कि किसके लिए, प्रारंभिक कुंडली के लिए हम क्या लिख रहे हैं, वोल्टता, वोल्ट इंटू आई था। पावर मतलब क्या होता है, वोल्ट इंटू आई, यानी कि वोल्टता और धारा दोनों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, शक्ति कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P आपकी ये शक्ति के लिए है, हम यहाँ पर रिलेट कर देते हैं शक्ति के लिए, और ये आपका क्या है, प्रारंभिक कुंडली को दर्शा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टता पहले हम लिखेंगे प्रारंभिक कुंडली यानी कि P के लिए, P यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक कुंडली है, इंटू धारा भी हम लेंगे किसके लिए, प्रारंभिक कुंडली के लिए। बराबर वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, पहले वोल्टता लेंगे सेकेंडरी कुंडली के लिए, फिर इंटू धारा लेंगे किसके लिए, सेकेंडरी कुंडली के लिए। ये आपकी क्लियर हुई। अब हम धारा और वोल्टता में जो संबंध होता है उसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आई पी यानी कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाला धारा जो है वो बटे हो जाएगा सेकेंडरी कुंडली में बहने वाली धारा के बराबर, और वोल्टता भी किसके बराबर हो जाएगी, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली वोल्टता बटे हो जाएगी सेकेंडरी कुंडली में बहने वाली वोल्टता। ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका निकल के आया धारा और वोल्टता के बीच संबंध। ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए धारा और वोल्टता का संबंध, धारा और वोल्टता में संबंध है। कैसे आया एक बार और समझा देते हैं, वीडियो लंबी होगी चलेगा लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। जब हम आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए शक्ति निकालते हैं, पावर निकालते हैं, पहले लाइट को ऑन कर देते हैं। तो जब आप क्या करेंगे, अभी लाइट कट गई स्टूडियो में इसलिए आपको थोड़ा अंधकार दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो आप आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जब शक्ति निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निवेशी शक्ति यानी आने वाली शक्ति, शक्ति जो आ रही है और जो शक्ति क्या हो रही है, जा रही है, तो आने वाली शक्ति क्या होगी, बराबर होगी जाने वाली शक्ति के। तो आने वाली शक्ति बराबर जाने वाली शक्ति। पावर ये आपको पहला पी है, जो बड़ा पी है वो किसको दर्शा रहा है, पावर को, छोटा पी आपके प्रारंभिक कुंडली को, और किसको बराबर सेकेंडरी कुंडली के लिए पावर, और इस सेकेंडरी कुंडली एस से दर्शा रहे हैं। ठीक है, और पावर का जो मेन फॉर्मूला, जो सिंपल फॉर्मूला होता है 9-10 में आपने पढ़ा होगा, देन वो होता है वोल्टता इंटू धारा। वोल्टता इंटू धारा दोनों मिला के पावर होती है। अब यही हमने वही लिख दिया कि प्रारंभिक कुंडली के लिए वोल्टता गुणे प्रारंभिक कुंडली के लिए धारा बराबर क्या हो जाएगी, द्वितीय कुंडली के लिए वोल्टता इंटू द्वितीय कुंडली के लिए धारा। अब दोनों को जब हम इक्वल करेंगे, यानी कि हम ट्रांसफार्मर के लिए जब धारा और वोल्टता में संबंध निकालेंगे तो कैसे करेंगे, धारा जो दोनों है उसको एक साइड बटे में कर लेंगे और वोल्टता को एक साइड बटे में कर लेंगे। ये जो आपका समीकरण निकल के आया है ट्रांसफार्मर के लिए धारा और वोल्टता में संबंध निकल के आया है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होगी, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें।
तो अब बात करते हैं कि आप ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे ज्ञात करेंगे। ये एकदम लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर में। इसके पहले हमने सभी चीजें बता दी, ट्रांसफार्मर क्या होता है, कार्यविधि, सिद्धांत, और हम बात कर रहे हैं क्या, दक्षता के बारे में। दक्षता एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी आप जान लीजिए, उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर की जब दक्षता निकालते हैं तो सबसे पहले दक्षता को दर्शाते हैं किससे है, नीटा से। एन जो है अगर उसको आप थोड़ा सा और नीचे लटका देते हैं उसको हम क्या कहेंगे, नीटा। इसको पढ़ेंगे क्या, नीटा। हमेशा जो दक्षता है ये परसेंटेज में ज्ञात होता है, और इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, निर्गत शक्ति यानी कि जो निकल रही है शक्ति उसके बटे आने वाली शक्ति, यानी कि ऐसे आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जाने वाली शक्ति बटे आने वाली शक्ति, दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो निर्गत शक्ति यानी कि पहले हम सेकेंडरी कुंडली का जो शक्ति आ रही होगी उसको लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे प्राइमरी कुंडली की शक्ति, दोनों का गुणा करेंगे 100 से। यानी वही चीज हम लिखने वाले हैं कि क्या, सेकेंडरी कुंडली की शक्ति बटे प्राइमरी कुंडली की शक्ति। ये जो पी है लिख देते हैं, प्रारंभिक कुंडली को दर्शा रहा है, और ये जो पी है ये किसको दर्शा रहा है, आपके शक्ति को, पावर पी को दर्शा रहा है। ठीक, ये आपका पावर है, शक्ति है। एस आपका क्या है, द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। ठीक, तो ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आया है ये पूरी दक्षता की फॉर्मूला हुई, और ये आपका ट्रांसफार्मर जो था वो कंप्लीट हुआ। अब हमने ट्रांसफार्मर के लिए जो पूरी चीजें थी वो सारा पढ़ लिया है। बीच में हम 3D वीडियो लगाने वाले हैं ताकि आपको जो अन्योन्य प्रेरण की जो घटना है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। वैसे मैंने समझाने की कोशिश की, ट्रांसफार्मर अब इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। मैंने अपना बेस्ट दिया, जितना भी मैं इसमें समझा सकती थी, सिद्धांत से लेकर कार्यविधि से लेकर, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर क्या है ये बताया, और उसके बाद हमने सिद्धांत देखे, फिर हमने उसका कार्यविधि देखा, फिर फैराडे से जो फॉर्मूला निकल के आया था वो देखा, फिर लास्ट में हमने देखा क्या, दक्षता। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आती है या आपको वीडियो पसंद आ रही है, या आपकी हमारी जो ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग का मतलब ये है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। आप वीडियोस को क्या कर देंगे, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और हमारे वीडियोस को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करेंगे, शेयर, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दें, या आपका जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड या और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो डाउट रह गया हो आप वो कमेंट कर सकते हैं इसी यूट्यूब पे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि जानकारी नीट की है वहां पे भी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू।